नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो बच्चों, आज हम जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हम आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे एंड फॉर्मूले समझाएंगे, ठीक है। ये क्लास कम्प्लीटली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए है, ना कि आपके डेरिवेशन के लिए नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए है। आपको न्यूमेरिकल सीखना है, सॉल्व करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फिर बिना किसी देरी के फटाफट जल्दी से। आपने अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो देखो, जो लाइट होती है ना, लाइट, तो लाइट में होता क्या है? लाइट में बेसिकली लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है ना, इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। तो बेसिकली लाइट में जो लाइट अफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो वैसे तो इसमें दोनों ही फील्ड्स होते हैं, लाइट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ये इनका जो प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पर जो है हमको जो लाइट होता है उसका जो फील होता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होता है। तो हम लोग अब आगे से जो लाइट है उसको एक ऐसे ट्रांसवर्स वेव मानेंगे, एंड इट इज विच इज़ ट्रैवलिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें कोई भी लाइट हो, अगर वो ट्रैवल कर रही है, इफ़ द लाइट इज ट्रैवलिंग, तो लाइट के पास एक एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है। इट कैन हैव एन एम्पलीट्यूड लाइक दिस, और हम लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हम एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अब यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है जानते तो सभी लोग हैं। देखो, अगर दो लाइट्स हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइट्स आपस में इंटरफियर होती हैं, दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफियर होती हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, जिसमें कि इनके एम्पलीट्यूड्स जो हैं आपस में ऐड अप हो जाएंगे, या यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, जिसमें एक एम्पलीट्यूड दूसरे एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कम्प्लीटली कैंसिल ना हो, तो इस टाइप का भी वेव फॉर्मेशन हो सकता है ना। ऑल दीज थ्री पॉसिबिलिटीज आर कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ जब दो वेव्स आपस में इंटरफियर करती हैं तो हमें इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, अगर एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक लाइट है जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी लाइट है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, अगर ये दो लाइट्स आपस में इंटरफियर होती हैं, है ना, ये क्या होती है, अगर ये दो लाइट्स आपस में इंटरफियर होती हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है, ये होता है। अब आप बोलोगे फाई क्या है? तो बच्चों फाई जो है ना वो फेज डिफरेंस है। फाई इज व्हाट? फाई इज फेज डिफरेंस। फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, ठीक है, और इन दोनों इंटरफियरिंग वेव्स के बीच में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस कैसा होगा वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, अभी डिटेल में और बता दूंगा, डोंट वरी। अब दूसरी बात होती है इंटेंसिटी। बच्चों, जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो इसी इक्वेशन से हम देखो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव।
तो ये हमारा होगा आई इंटेंसिटी, ठीक है, दैट इज़ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, ठीक है, रूट I2 cos phi। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I1 रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, वेट रूट I1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ना दो केसेस होते हैं, देखो एक तो हो सकता है कि फेज डिफरेंस ज़ीरो हो जाए, तो अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस क्या है 180 डिग्री हो जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बिकम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमारा जो आई मैक्स है वो क्या हो सकता है, तो इस केस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, तो हमारा जो आई मैक्स होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू रूट I1, ठीक है। तो इस केस में cos phi 1 हो जाएगा प्लस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है ना, तो ये हो जाएगा I min हो जाएगा I1 रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। अब देखो मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन मिल गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है ये भी आपको पता चल गया। ये दोनों फॉर्मूलेज अति इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका अति मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या है सभी जानते हैं ना, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो हमने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस होता है तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, ठीक है, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट भी तो होना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो वही एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और मेरे ख्याल से सभी लोग को मालूम है। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक हमारे पास लाइट सोर्स होता है से एस, ठीक है, और हम यहाँ से क्या करते हैं इस तरह से ठीक है, तो दो स्लिट्स बना देते हैं इससे S1 स्लिट और S2 स्लिट, ठीक है। तो होता ये है कि जो लाइट है ना वो इन दोनों में पड़ती है, और अब यहाँ से जो लाइट निकलती है क्योंकि उनका सोर्स सेम है, तो अब यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो वो क्या हो जाती है, ये दोनों लाइट्स हो जाती हैं कोहेरेंट, ठीक है, मतलब ये सेम फेस, इनका फेस डिफरेंस भी सेम रहता है, ठीक है, ओके, और ये कोहेरेंट होती हैं, ठीक है। तो अब जब ये दोनों वेव्स यहाँ से निकल रही हैं तो जो आगे एक और स्क्रीन होगी उस पर जाकर क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस होने लगेगा, है ना, जब ये और आगे जाएगा जैसे ये, तो मैं इसका स्ट्रक्चर तो थोड़ा टिपिकल है ना, तो इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो इंटरफेरेंस होने पर यहाँ पर क्या होता है ना, ब्राइट और डार्क स्पॉट बनते हैं, तो सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है, ठीक है, फिर एक डार्क स्पॉट बनेगा, ठीक है। तो डार्क स्पॉट को से मैं रेड कलर से बता देता हूँ, ठीक है, ये डार्क हो गया, फिर डार्क के बाद क्या होगा, फिर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये ब्राइट स्पॉट, ठीक है, फिर डार्क स्पॉट, ये ऐसे होता है, इट गोज लाइक दिस, ठीक है। ऐसे पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये पैटर्न इसीलिए होता है क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ पर ब्राइट स्पॉट है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक लाइट जैसे ये है तो दूसरी लाइट जो है ना वो ऐसी है, ये अब ये दोनों आपस में मिले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया, ठीक है, और जिसके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे एक लाइट ये है, ठीक है, और दूसरी लाइट ये ऐसे इंटरफेयर कर रही है सेम फेस पर इंटरफेयर कर रही है लाइक दिस, तो इससे क्या हुआ, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये बढ़ गया, आया समझ में। तो ये होता है, तो इसी कारण जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट स्पॉट, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डार्क स्पॉट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग इंटरनेट वगैरह में देखेंगे या बुक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे, बट जो बेसिक चीज़ समझनी है वो मैंने आपको बता दी।
ठीक है, अब यहाँ क्या होता है देखो, ठीक है, ये जो हमने अभी आपको बताया ना, हम बस सब कुछ बता देते हैं आपको कि कहाँ से कहाँ तक क्या है। ये इसे हम कहते हैं डी, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, और ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, और यहाँ से आप किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं, उसे हम y कहते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस y, ठीक है, तो इसे y कहते हैं। तो हम ये y पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा डार्क स्पॉट है और किस पॉइंट पर हमारा ब्राइट स्पॉट है, ये यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बता देता हूँ। बेसिकली जो है मैं ब्राइट स्पॉट के लिए लिखूंगा, डार्क स्पॉट के लिए बता दूंगा बाद में, बट आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो इसलिए अभी मैं एक ही बताऊँगा। तो बच्चों ब्राइट स्पॉट जो है उसकी जो पोजीशन होती है, जो ब्राइट स्पॉट होता है वाई एन, तो nth ब्राइट स्पॉट इसकी पोजीशन होती है एन लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, ये हमारे ब्राइट स्पॉट की जो है पोजीशन है, ठीक है, ओके। दो ब्राइट स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम फ्रिंग विथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो ब्राइट स्पॉट्स हैं, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, तो दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में या दो डार्क स्पॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिंग विथ कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिंग विथ जो होती है उसे W से लिखते हैं, ठीक है, ये होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है, इससे बस लैम्डा एन ड्रॉप कर दो, फ्रिंग विथ बन जाता है, ठीक है। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं बट याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो डी है उसका ध्यान रखना है कि दैट इज़ द, ठीक है, सोर्स स्लिट्स, जहाँ स्लिट्स हैं वहाँ से जो डिस्टेंस स्क्रीन तक का है वो डी है, इट दिस द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। चलो मैं और आगे बताता हूँ, यहाँ से एक चीज़ नोट करना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो y किसी भी ब्राइट स्पॉट के लिए y d और ये कांस्टेंट होता है ना। तो ये जो है ना क्वांटिटी, ये क्वांटिटी एक्चुअली में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, दिस इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप इसकी मदद से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा इस चीज़ का, कई बार हम n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये ना फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा यहाँ देखो, वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो तो एक स्लिट यहाँ पर है, एक स्लिट यहाँ पर होती है, ठीक है। अपन यहाँ इसके मिड पर एक पॉइंट रख देते हैं। देखो क्या होता है, अगर आप देखें तो एक लाइट से निकलकर यहाँ मिल रही है और दूसरी लाइट यहाँ से मिलकर इसी पॉइंट पर आ रही है, तो यहाँ पर इन दोनों जब यहाँ पर मिलेंगी तो क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरफेरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस है। तो जब ये यहाँ इंटरफियर हो रही हैं उस समय पर इसका इन दोनों के बीच में क्या पाथ डिफरेंस था वो मैटर करता है। देखो जब यहाँ पर इंटरफियर होगी जब ये यहाँ पर इंटरफियर होगी तो इस लाइट 1 और इस लाइट 2 के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है ना। वो पाथ डिफरेंस जो है ना वो मैटर करता है, उसी से काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये पाथ डिफरेंस जो होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है डी साइन थीटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कब मिलेगा। तो बच्चों यहाँ आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि थीटा क्या है ना, तो मैं बता दूँ, सब कुछ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है,
ओके, तो और देखो मैं बता रहा हूँ, लेट मी ड्रॉ इट, ओ लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर, या ठीक है। अब 2 मिनट समझ थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, दिस कॉल्ड थीटा, ठीक है, इस एंगल को अपन थीटा कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। देखो अब क्वेश्चन आता है ना कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या है, तो जब हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तो हमारा जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है ना, वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, आगे की बात समझे बच्चों। अब चलो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम इनमें इनके बीच में ग्लास स्लैब्स भी रख देते हैं, ठीक है, तो उस पर भी कुछ होता है, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। क्या है कि पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें, स्लैब के से रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है, और वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो क्या है। देखो ये अपना स्लैब हो गया, ठीक है, दिस इज वॉट, दिस इज ग्लास स्लैब, ठीक है, दिस इज ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। देखो क्या होता है कि अगर कोई लाइट ग्लास स्लैब से पास हो रही हो, है ना, तो एक्चुअली में उस लाइट में कितना पाथ डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है ग्लास से पास होने के बाद, वो होता है μ-1t, है ना, जहाँ की म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है, तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों उम्मीद है कि आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, खैर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो इन्हें आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वही यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, एक इस स्लिट से एक लाइट निकली, से एक इस स्लिट से लाइट निकली, ये दोनों यहाँ पर जाकर इंटरफेरेंस हो गया इनका, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर जाकर इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई इसे ग्लास स्लैब रख देते हैं, अगर हम कोई ग्लास स्लैब यहाँ पर रख दें, तो अगर हम यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब रखेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, हमारी फ्रिंग्स जो होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो फ्रिंग यहाँ बननी है वो ऊपर कहीं शिफ्ट हो जाती है, तो शिफ्ट कितना होता है, सो व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंग्स, ऑफ फ्रिंग्स, तो कितनी फ्रिंग्स शिफ्ट होती हैं, सो वो उसका फॉर्मूला होता है μ-1, ठीक है, टी डी अपॉन डी, ये बच्चों फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला तो वही है, आप जो देख सकते हो, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम फिर से सुन लीजिए, अगर हम ग्लास स्लैब रख देते हैं किस, है ना, तो ऐसे जो है शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है, अभी तो 2 स्लिट्स की बात कर रहे थे, बट अगर 2 से ज़्यादा स्लिट्स हों तो क्या करोगे, जैसे ए ऐसा हो जाए, ठीक है, ओ वेट वेट वेट, जैसे ये इतनी सारी स्लिट्स बना दी मैंने, तो मल्टीपल स्लिट इंटरफेरेंस हो गया ना, आप देख सकते हो कितनी सारी स्लिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं एन स्लिट्स बना सकता हूँ, है ना, तो क्या होता है, जैसे मैंने एन स्लिट्स बना ली, वो वेट वेट वेट, हमारे पास एन स्लिट्स है, अब पहले तो 2 स्लिट्स थी, बट मान लो अब हमारे पास एन स्लिट्स हैं, अगर हमारे पास एन स्लिट्स हैं बच्चों, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, है ना, तो बहुत सारी स्लिट्स के कारण लाइट पहुंचेगी, जैसे अगर हम इसी पॉइंट को देखें, से एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर क्या है, काफ़ी सारी स्लिट्स से निकल रही है ना लाइट, तो चलो यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये देखो यहाँ से भी लाइट निकल कर यहाँ पहुँच गई, यहाँ से भी लाइट निकल कर यहाँ पहुँच गई, यहाँ से भी निकल कर लाइट यहाँ पहुँच गई, यहाँ से भी निकल कर पहुँच गई, यहाँ से भी पहुँच गई, यहाँ से भी पहुँच गई, यहाँ से भी पहुँच गई, ठीक है, ये देखो इतनी सारी लाइट्स यहाँ पर पहुँची, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है,
वो होती है आई नॉट। याद रखना पड़ता है बच्चे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। साइन ऐसा, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस। इसमें जो हमारा एन है दैट इज़ द नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। और फाई क्या है, दैट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव वेव्स। जैसे इन दो के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, वही फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होगा, है ना, वही फेज डिफरेंस इन दोनों के भी बीच में होगा, तो वही है। सो दैट इज़ द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव वेव्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं। अब मैं डिफ्रैक्शन पर बात करने वाला हूँ। डिफ्रैक्शन तो बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या होता है, ठीक है। देखो डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है, ठीक है, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ये शार्प ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है, सो दिस द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, तो क्या होगा कि हमको, और अगर ये हमारी स्क्रीन है ना, तो ये हमारी स्क्रीन है, तो हमें लगता है कि इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये ब्राइट होगा और नीचे का हिस्सा जो है वो डार्क होगा, है ना। ये कोई भी आम आदमी यही सोचेगा कि ये डार्क होगा और ये ब्राइट होगा, है ना। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ये पूरा डार्क नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ब्राइटनेस होती है, बट वो डिक्रीज होती जाती है ना। कुछ समय के बाद फिर कंप्लीट डार्कनेस आ जाती है ना, कुछ समय के बाद क्या है, कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है। तो जब भी लाइट किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराती है ना, तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है थोड़ा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के डिफ्रैक्शन होते हैं। अगर हम टाइप्स बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, डोंट वरी, है ना। दो टाइप्स के डिफ्रैक्शन होते हैं। एक होता है हमारा फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन तब होता है जब हमारा सोर्स और स्क्रीन जो है आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब ये ना फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, ठीक है, एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर हो सोर्स और स्क्रीन। और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर, ठीक है। ये तब होता है जब हमारा सोर्स और स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब जब सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, तब होता है, ठीक है। अब बेसिकली आप में से एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ठीक है, कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लेट मी जस्ट टेल यू। तो बच्चों इंटरफेरेंस देखो क्या होता है। इंटरफेरेंस इज सिंपली द सुपरपोजिशन of different wave fronts, जब दो अलग अलग वेव फ्रंट सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग वेव फ्रंट सुपर इम्पोज होते हैं, जैसे एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है। जब दो वेव फ्रंट्स सुपर इम्पोज होते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है,
डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में भी सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। सो इट इज द सुपर पोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट points of same wavefront। देखो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो वेवलेट्स होते हैं एक ही वेव फ्रंट के, जो वेवलेट्स होते हैं ना उनमें इंटरफेरेंस हो जाता है। जैसे कि आपको बता दूं सिंगल स्लिट, जैसे हमारे पास क्या है, सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट में क्या होता है कि ये देखो इसके अंदर मैंने बना ये है तो एक ही स्लिट, ठीक है। बट अब इस स्लिट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करता है। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ देखिए ये स्लिट है, ठीक है। इस स्लिट से लाइट निकल रही है, बट इस स्लिट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट एक्चुअली में क्या करेगा, ऐसे इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। और उन सोर्स से निकलने वाली जो वेवलेट्स होती हैं वो सुपर इम्पोज हो जाती है, जिस कारण हमें डिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक्सरे, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है, के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन बाय एक्सरे, ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने भी कई बार पढ़ा होगा, तो एक्सरे का जब डिफ्रैक्शन किसी क्रिस्टल से होता है तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं ब्रैग लॉ, ब्रैग इक्वेशन। देखिए ये हमारे पास क्रिस्टल है, उसके अंदर लैटिक प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ये ये लाइट ये आई, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, एक नीचे वाले सरफेस से टकराई, उससे ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब क्या हुआ, दो लाइट्स हो गई, एक लाइट ये हो गई, एक लाइट ये हो गई। ये दोनों लाइट्स आपस में क्या हो रही हैं, अब इंटरफियर कर सकती हैं। तो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सो ब्रैग इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज़ द कंडीशन for constructive interference। ठीक है, तो ये होता है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये जो 2d साइन थीटा है इट इज़ नथिंग बट द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स। जो इंटरफियरिंग वेव्स है उनके बीच का पाथ डिफरेंस है, ठीक है। जहाँ की थीटा इस दिस एंगल, ये हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है d, ठीक है। लैम्डा लाइट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, एन इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब सारे टर्म्स क्लियर हैं आपको, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा अब आपको। बच्चों जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ इन्हें अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कीप नोटिंग। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है, आपने भी देखा था, वेयर इज़ द फॉर्मूला, या द फॉर्मूला इज समवेयर हियर, या। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि ए स्क्वायर, तो हमारा आई जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, राइट। इसी कारण से इसी की अगर आप इसी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी को
प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो मैं और भी कुछ चीज़ें बता दूं आप लोगों को। वैसे मैं नहीं चाहता कि हम बहुत हाई लेवल पर चले जाएं, जितना आता है उतने ही तक सीमित रहें। बट लेट मी जस्ट टेल यू, देखो थिन फिल्म्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थिन फिल्म्स होती क्या है? थिन फिल्म्स बहुत थिन होती है, जैसे पानी की कोई के बुलबुले में की जो लेयर होती है, पानी का जो बबल होता है उसकी जो लेयर है, जो बुलबुले की जो लेयर होती है वो थिन फिल्म की जैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जो थिन फिल्म है, ठीक है, उसमें उसके कारण भी इंटरफेरेंस होता है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, तो थिन फिल्म में बच्चों क्या है, थिन फिल्म भी कुछ इस टाइप की होती है, इसके एक अपर सरफेस से हो जाता है, एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी कारण इनका इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम ये ढूंढ रहे हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2μt cos r इक्वल होता है 2n-1 λ/2। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, इसे आप थोड़ा सा याद रखना। और क्या चीज़ें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए? देखो वैसे तो अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थिन फिल्म है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द थिकनेस? थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए कि हमें कलर्स दिखाई दें इंटरफेरेंस होने के बाद हमें, ठीक है, कलर्स दिखाई दें? तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 10,000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी थिकनेस है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेशनल स्पॉट। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट फ्रेशनल स्पॉट। व्हाट इज फ्रेशनल स्पॉट, है ना, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो बच्चों फ्रेशनल स्पॉट जो होता है ना, देखो अगर ये हमारा सोर्स है और हमने यहाँ पर एक डिस्क रख दी है, दिस द डिस्क, अगर हमने यहाँ डिस्क रख दी है, और अगर हमारी स्क्रीन है यहाँ पर क्या हमारी अगर स्क्रीन है, इफ वी हैव ए स्क्रीन हियर, ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन हो गई, ये डिस्क हो गई, ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ना सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ठीक है, फिर एक डार्क सर्किल बनेगा, फिर एक ब्राइट सर्कल बनेगा, फिर एक डार्क सर्कल बनेगा, फिर एक ब्राइट सर्कल बनेगा। तो ये जो सेंटर में स्पॉट होता है ना, एट सेंटर देयर इज ए ब्राइट स्पॉट, एट सेंटर देयर इज ए ब्राइट स्पॉट, इज ए ब्राइट स्पॉट। तो सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट होता है, उसी को एक्चुअली में फ्रेशनल स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेलिक क्राइटेरियन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेलिक क्राइटेरियन। रेलिक क्राइटेरियन क्या होता है? देखो रेलिक क्राइटेरियन ये कहता है कि अगर दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी इक्वल है ना, अगर हमारे पास दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है,
ठीक है, देयर आर टू स्पेक्ट्रल लाइन्स, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली उनको हम डिफ्रेंशिएट कब कर सकते हैं, मतलब रिजॉल्व कब कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो लाइट्स दिख रही हैं, एक लाइट से हमारे पास एक लाइन ये है स्क्रीन पर और एक लाइन ये है, ठीक है। हमें इन्हें क्या करनी है, रिजॉल्व करनी है। क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि हम जब इसे किसी स्पेक्ट्रोमीटर या माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, ठीक है, तो हमें ये दो लाइंस अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है। व्हाट, ये दो लाइंस हमें अलग अलग दिखाई दे जब हम इसे किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि हम इसे रिजॉल्व कर पा रहे हैं। देखो हम हमारी नेक्ड आइज से अगर दो लाइंस को देखेंगे तो यूजली वो हमें ऐसा लगेगा कि ओवरलैप हो रही है और वो दोनों एक दूसरे को टच करें। पर जब हम हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो क्या होता है कि वो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, ठीक है। वो हमें हमारी नेक्ड आई से इसलिए दोनों लगती हैं कि ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि हमारे आंखों का रिजॉल्विंग पावर कम होता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, तो वो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो रेलिक क्राइटेरियन ये कहता है कि हम कब दो लाइंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग द टू स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये कहता है, सो आई विल जस्ट बी राइटिंग टू क्लोज spectral line of equal intensity ठीक है, are said to be just resolved when principal maximum of one coincides with the first minimum of diffraction pattern of other। देखो जैसे ये हमारा एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, इसकी ये हाईएस्ट इंटेंसिटी है। अगर दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, ठीक है, और उसका जो मिनिमा है वो अगर यहाँ आता है, उसका जो प्रिंसिपल मिनिमा है दूसरे वाले का अगर वो यहाँ कहीं आता है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मिनिमा है, इसका जो प्रिंसिपल मिनिमा है और दूसरे वाले का जो फर्स्ट मिनिमा है ना, फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, तो आप कह सकते हो कि हाँ दे कैन बी रिजॉल्व, है ना। सो दे कैन बी रिजॉल्व, फिर से बोल रहा हूँ, इसका मिनिमा, ठीक है, इसका फर्स्ट मिनिमा और इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा जब ये कॉन्साइड करते हैं तो आप कह सकते हो दैट द लाइन्स आर जस्ट रिजॉल्व, है ना। तो हम कोई उसको कह सकते हैं कि हाँ दे कैन बी रिजॉल्व, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू रिजॉल्व, ठीक है। अदरवाइज अगर ये मिनिमम और इस साइड शिफ्ट हो जाए ना, सो इट दे कैन नॉट बी रिजॉल्व, ठीक है। तो यही है हमारा रेलिक क्राइटेरियन, ठीक है, ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन, रेलिक क्राइटेरियन ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से हैं। रिजॉल्विंग पावर्स के बारे में मैं कुछ यहाँ लिखूँगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे, रिजॉल्विंग पावर्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टेलीस्कोप के बारे में, दूरबीन, टेलीस्कोप, जिससे हम दूर का देखते हैं। तो अगर हम किसी भी दूर चीज़ को देख रहे हैं तो उन दो चीज़ों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है जिससे हम कहते हैं एक्स, है ना, और बहुत दूर बैठ कर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बनता है, ठीक है, थीटा। ये आप यहाँ से टेलीस्कोप से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम आर कहते हैं।
टेलीस्कोप का जो अपर्चर होता है उसे ए कहते हैं, जो लेंस का ओपनिंग होता है उसे अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है दैट इज इक्वल्स टू द 1/डेल्टा थीटा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये होता है A/1.22 लैम्डा, A/1.22 लैम्डा होता है, ठीक है। इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और आप यहाँ से मैं एक बात बता दूँ, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म। पावर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो प्रिज्म भी रिजॉल्व कर सकती है, सो इसका रिजॉल्विंग पावर होता है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू बी डी म्यू अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर जो लैम्डा है, आप जो लैम्डा देख रहे हैं, दे इट कैन बी टेकन एज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन टू एवरेज वेवलेंथ, ठीक है। और डेल्टा लैम्डा जो है वो आप ले सकते हैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो मैंने आपको बता दिया। बी इज द बेस विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है आर इक्वल टू होता है 2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लैम्डा, वो आप सभी में देख सकते हो, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो सभी लोग जानते हैं, इसका रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ईजी है, ठीक है। प्रिज्म के ही जैसा है फॉर्मूला, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू द एन, कैपिटल एन। तो बता दूं, एन इज द एवरेज वेवलेंथ, दिस द डिफरेंस इन वेवलेंथ, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है। स्मॉल एन इज द ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की। इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ठीक है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर। कोहेरेंट सोर्स तो सभी जानते हैं, ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या सेम फेज में हो, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। बाई प्रिज्म, फ्रेशनल बाई प्रिज्म, फ्रेशनल बाई प्रिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी क्वेश्चंस कम, तो इसको पहले आप समझ लो कि होता क्या है। तो बेसिकली ये भी इंटरफेरेंस क्रिएट करने का एक अच्छा टूल है, दैट इज़ अ वेरी गुड टूल। तो इसमें हमारे पास एक प्रिज्म होती है, कुछ इस टाइप से रहती है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि दो प्रिज्म को आप मिला दीजिए ऐसे और आपका ये बन गया, ठीक है, फ्रेशनल बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक प्रिज्म ये है, दूसरी प्रिज्म नीचे है, दैट्स द मेन रीज़न। अब इसकी खासियत क्या होती है, जैसे हमने अगर किसी सोर्स को यहाँ रख दिया, अगर हमने किसी सोर्स को यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया,
ठीक है। तो ये इससे एक लाइट निकली गई ऐसे, और इससे एक ये निकल गई, और दूसरी लाइट निकली से ये निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ निकल गया, और दूसरी लाइट यहाँ से निकली, आया यहाँ निकली। अब आप समझना, आप खुद ही समझदार हैं। अब इतना रीजन जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस। अब बोलोगे कैसे, तो एक्चुअली मैं इस यहाँ पर एक वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स बन गया है, ठीक है, S1, और यहाँ पर एक वर्चुअल सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर S1 और S2 जो सोर्सेज हैं, जो कि वर्चुअल सोर्सेज हैं, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल्ड प्रिज्म, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेवलेंथ, ठीक है। फ्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इसके ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन रिंग्स की तरफ। न्यूटन रिंग्स, अब न्यूटन रिंग्स कब होता है, कैसे मिलता है, सब बताता हूँ मैं आपको। देखो, सपोज दैट कि ये हमारे पास जो है एक ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेट हो गई से ग्लास, ये एक मिरर टाइप का है, लाइक समथिंग लाइक मिरर। मिरर के ऊपर हम एक क्या करेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, बेसिकली होता ये है, ठीक है, कि यहाँ पर एक फिल्म बन जाती है, यहाँ देखो एक फिल्म बन गई है। तो लाइट क्या होता है, ऊपर से आती है लाइट और गिरती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट यहाँ से आती है, ठीक है, ठीक है, और बेसिकली यहाँ से लाइट आती है, यहाँ जब पहुँचती है तो हमें क्या होता है, रिंग्स दिखाई देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस वी सी द रिंग्स। मैं ज़्यादा डिटेल्ड डायग्राम नहीं बनाया हूँ, तो रिंग्स हमें इस तरह के दिखते हैं। एक रिंग ये हो गया, फिर एक और रिंग हो गया, फिर एक और रिंग हो गया, फिर एक और रिंग हो गया। तो हमें रिंग टाइप के का स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, ब्राइट एंड डार्क रिंग्स हमें दिखते हैं, उसी को न्यूटन रिंग्स कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि अगर लेंस है, हमने से एक मिरर के ऊपर रख दिया है, तो जो लाइट पड़ेगी, जब लाइट बाहर से आएगी इस पर पड़ेगी तो नीचे जाएगी, और फिर वहाँ से लाइट वापस जब इस पर आती है, ठीक है, तो हमें न्यूटन रिंग्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यूटन रिंग्स दिख रहे हैं, इनका डायमीटर कितना होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है, ये होता है उसका डायमीटर, विल जस्ट टेल यू, 2r, ठीक है, 2r 2n-1 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ जो n है वो क्या है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 या 1 या 2 या 3 लाइक दिस थिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंग, ठीक है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंग। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, दैट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ठीक है, फाइन। हाँ, आर जो आप यहाँ देख रहे हो वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। ओके, अब अपन और आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन फ्रॉम नैरो स्लिट, विच इज़ आवर गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक। डिफ्रैक्शन फ्रॉम नैरो स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन फ्रॉम नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट से हमें क्या करना है, डिफ्रैक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए
जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हमारी एक स्लिट हो गई, इसकी जो विड्थ है वो ए है, ये लाइट्स हो गई, ठीक है। तो हर एक पॉइंट या एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, उससे लाइट निकल रही है लाइक दिस, लाइट्स आर जस्ट गोइंग ऑन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, सो दिस इज देयर इज एन एंगल थीटा, जो है एंगल कह सकते हैं आप, दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो हमारी जो स्क्रीन होती है, ठीक है, दिस इज द स्क्रीन, तो हमारी ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर हमें जो है, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए मिलता है। इस टाइप का। तो ये बड़ी पीक ये बता रही है कि ज़्यादा ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, फिर एक डार्क स्पॉट है, फिर एक ब्राइट स्पॉट है, फिर एक डार्क स्पॉट है, और इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। जहाँ की हमारा जो एम है यहाँ पर वो 0, 1 और 2 और 3 होता है। तो जब हमारा एम 0 होता है, ठीक है, तो हमारा थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब साइन थीटा 0। तो आपको सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, बेसिकली आपको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है, और मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप जैसे n की वैल्यू को आप क्या करते हैं, m की वैल्यू को आप जैसे ही क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अगर आप m की वैल्यू को 1 कर देंगे तो आपको ये मिले, ये वाला पॉइंट मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ये। आप m की वैल्यू को क्या करते हो, अगर आप m की वैल्यू को 2 कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो बच्चों ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा अपॉन ए, ये किस चीज़ की कंडीशन है? सो दिस इज एक्चुअली द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको माइंड मत करिए कि इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है। आपको इसके बाद जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे जो इसके थ्रू आप निकालोगे वो सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द जनरल कंडीशन कंडीशन जनरल कंडीशन फॉर destructive जनरल कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बता दूंगा कि अगर आपको ये पॉइंट्स पता लगाने हैं कि ये पॉइंट कितने कहाँ पर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, तो उसको भी अपन निकाल सकते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, ठीक है। दैट्स क्वाइट ईजी एंड दैट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है वो। जितना मैंने आपको बता दिया है फ़िलहाल आप उतना नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ। ओके देखो बच्चों, अभी मैंने आपको ये बताया था ना, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना कि क्योंकि अगर हमें ऐसे जनरल कंडीशन बनानी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ना, तो आप एक काम करो, ज़ीरो को मत इंक्लूड करो, आप ज़ीरो के आगे जाओ, क्योंकि ज़ीरो पुट कर दोगे ना, सो दैट इज़ द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो आई एम को लो 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, दैट्स फाइन। चलो अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा इसी से जुड़े हुए, इसी से जुड़ी हुई और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, लाइक दिस।
देखो, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर एक मेरे हाथ मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी ओपनिंग है। ठीक है, और इसमें ये सब ओपनिंग में जितने भी पॉइंट्स दिखेंगे वो सब लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि हमें एक तो यहाँ मिल जाता है, दूसरा मतलब एक तो ब्राइट स्पॉट है, दूसरा मिनिमा यहाँ मिलता है, फिर एक मिनिमा यहाँ मिलता है, फिर एक मिनिमा हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, ऐसे नीचे भी होता है, एक मिनिमा यहाँ मिलता है, एक मिनिमा यहाँ हो गया, एक मिनिमा यहाँ हो गया। ठीक है, एक मिनिमा यहाँ हो गया। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू मेक बट वी विल मेक इट। ओके, डोंट वरी। देखो, यहाँ पर एक मिनिमा मिल गया है ना, तो यहाँ पर जिस एंगल पर मिला है वो एंगल हम इससे निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ पर है m की वैल्यू से 1। ठीक है, यहाँ पर m इक्वल टू जो 0 था ना, वो तो इसमें हम इसमें m1 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2 ऐसे यूज़ करें। m0 तो यहाँ वैलिड ही नहीं है, बट अगर आप m0 रखते हो तो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, बाकी m जितने भी लिखोगे आपको डार्क स्पॉट ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ हो गया 2, m इक्वल्स टू 3। ठीक है, आप देखते चलो यहाँ पर। तो देखो, हम यहाँ से एंगल तो पता कर सकते हैं ना कि हमारा क्या एंगल बन रहा है ना, हमारा कौन सा एंगल यहाँ बन रहा है ये तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको से लेट्स कॉल इट y और इसको हम बोल देते हैं d। और ये हमारा बेसिकली अपर्चर है। ठीक है, ये ठीक है, दैट्स अपर्चर है। तो इसे ऐसे डायमीटर ले सकते हो या ठीक है, या इसके विड्थ ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जो थीटा इक्वल टू होता है वो हो जाएगा y अपॉन डी एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा m लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा m लैम्डा डी अपॉन ए। आया समझ में आपको? सो ये वो पॉइंट हमें बता रहा है जहाँ पर मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, बाकी बच्चों इसी के साथ हमारी जो क्लास है आज की यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मैंने आप लोगों को जितने भी फॉर्मूलेस बताए हुए हैं बच्चों, इन सभी फॉर्मूलेस को आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बाय।